हेलो फ्रेंड्स, विजय धा जीके जीएस में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो कि सिपाही भर्ती परीक्षा, इसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार होमगार्ड, बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल, मध्य निषेध, वनरक्षी इत्यादि में जो पूछे गए क्वेश्चन है सारे इसमें चैप्टर वाइज करके दिए गए हैं, सेट वाइज करके दिए गए हैं। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। क्या है? सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, जबकि लक्ष्य पाने के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। इसमें जितने भी जीके और जीएस का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 9 दिसंबर 2012 को जो हुआ था, यह बेस्ट ऑन मेमोरी है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यह होगा सुखी, जबकि आरूढ़, निर्विरोध, उपकरण, ये सब क्या है? उपसर्ग सहित है। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो किसी वैसा अक्षर जो शब्द के पहले लगता हो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे अध्यापिका में प्रत्यय क्या हुआ? तो पीका, इका, इका जो है अध्यापक में इका लगने के बाद अध्यापिका हो गया। तो जो शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अगला है, दोहा और छंद कैसे छंद, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? क्या होगा? मैत्रिक छंद, मैत्रिक छंद है। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है? सत्कर्म का होगा सत जुड़ कर्म। नेक्स्ट होगा, दही बड़ा में कौन सा समास है? यह होगा तत्पुरुष समास। दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का संयुक्त क्या है? लज्जित होना। नेक्स्ट है, उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। अगला है, आगे, यह मुहावरे का पूर्ण करना है तो क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई। नेक्स्ट है, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द होता है देवराज, सुरेंद्र, पुरंदर, सुरेश इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? तो होगा भक्तों की मंडली जा रही थी। यह शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। इनमें से शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या होगा इसका? ये होगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। अगला देखिए, इधर कुछ इंग्लिश के और मैथ के क्वेश्चन है। इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है यह किसके दरबार में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। इसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, वो कौन सा था? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म क्या हिमायत करता है? मध्य मार्ग को। बौद्ध धर्म जो है यह मध्य मार्ग को हिमायत करता है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? कहाँ? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में, और जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बिहार के बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे शशांक ने कटवा दिया था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो वहाँ पीपल का वृक्ष है यह किस पीढ़ी का है? यह क्वेश्चन पूछा चुका है कि बोध गया में जो पीपल बोधि वृक्ष है यह किस पीढ़ी का है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का है। और इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है, चगताई तुर्क शासन का भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? यह होगा मुगल काल, मुगल से। और इसका संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर माना जाता है। नेक्स्ट है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय आए थे? यह होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। मिर्जा गालिब जो है यह बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में थे, और यह 1857 की क्रांति को अपनी आंखों देखा हाल में बयां किए हैं। और उस पुस्तक का नाम क्या है? रुदाद। रुदाद नामक पुस्तक में 1857 की क्रांति को इन्होंने आंखों देखा हाल बयां किया है, और इसे हिंदी में लिखा गया है दस्तंबुक। दस्तंबुक नामक नाम से यह पुस्तक लिखा गया है 1857 की क्रांति के बारे में। नेक्स्ट है,
असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? क्या होगा? मीर जुमला। मीर जुमला। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? क्या होगा? अल-बरूनी। किताब उल हिंद जो है इसके लेखक अल-बरूनी थे। और अगला है इब्न बतूता। यह कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता था जो यह मोरक्को का था। इसके बारे और देखते हैं। अमीर खुसरो जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि थे कौन? अमीर खुसरो। और इन्हें भारत का तोता ए हिंद के नाम से उपनाम दिया जाता था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखा था, कौन सा? तुगलकनामा। अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? क्या होगा? कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का जो केंद्र था यह कन्नौज था। इसके अलावा प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? तो यह हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? क्या होगा? कृष्ण का। वल्लभाचार्य जी ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो श्री कृष्ण का। और मीराबाई भी किससे संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। अगला है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। अगला है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में कौन सा था? यह होगा कलिंग राजा खारवेल। खारवेल जो है यह कलिंग के महान शासक कहलाते हैं। कलिंग राजा खारवेल, उनका नाम क्या था? खारवेल। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नाम क्या था? आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं तो व्यापार। भूभाग नहीं और व्यापार इसका मुख्य नारा था। अगला है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह होगा दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित है? यह होगा औरंगजेब मनुची। औरंगजेब के समय में मनुची विदेश यात्री आया था। नेक्स्ट है, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन के थे? 1925 में जो कानपुर में हुआ था कांग्रेस की अध्यक्षता, उसे कौन के थे? तो यह भारत की प्रथम महिला जो थी वह नेतृत्व के था। कौन थे वो? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन से पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो कि अध्यक्षता किए थे कौन थे? सरोजिनी नायडू। और यह 1925 में किए थे। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुके हैं, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए 1 और 2। और सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पे जो कि इनका 13 फरवरी को मनाया जाता है, रेडियो दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यह कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, सूची 1 को सूची 102 से सम्मिलित कीजिए। इसका क्या होगा? देशबंधु चित्तरंजन दास, इनका बसंती देवी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? बसंती देवी। लाल लाजपत राय का यह होगा राधा देवी। महात्मा गांधी का कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू का स्वरूप रानी। स्वरूप रानी। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? यह होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों से होकर नहीं गुजरता है। यह होगा उत्तर प्रदेश। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा से में कुल भारत के 8 राज्य हैं जहां से यह गुजरती है। पहला क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे क्वेश्चन को इस तरह से पूछा सकता है कि भारत में जो कर्क रेखा है इसे पश्चिम से पूरब की ओर सजाते हुए लिखें, या तो पूरब से पश्चिम की ओर सजाते हुए राज्यों को लिखें। जैसे कि आप ध्यान से रखिएगा, पूरब पश्चिम से पूरब क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका एक कुरनूल कुड़प्पा नहर है? यह होगा पेन्नूरू का। पेन्नेरू का। अगला है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? यह होगा, देखिए सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है यह बुध है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति,
शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसे याद रख सकते हैं, बु, सु, प्री, मंग, बृह, श, यू, नेप। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से निकटतम ग्रह के नाम है सब। और इसके अलावा देखते हैं कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। यह दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि फोबोस और डिमोस जो है यह किसका ग्रह का नाम है, उपग्रह का नाम है? तो मंगल ग्रह का। जबकि पृथ्वी का जानते होंगे क्या है? चांद है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मांड में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो होगा बुध और शुक्र। जबकि शनि जो है यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कहलाता है। कौन सा? शनि। अगला है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का भाग सबसे अधिक है? क्या होगा? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है? 0.003%। अगला है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व। देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट होगा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? यह होगा टर्शियरी काल में। टर्शियरी काल में हिमालय पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट है, इसका ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है 8,848.6 मीटर है और हिमालय पर्वत लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। अगला है, तारापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? आणविक शक्ति केंद्र के लिए। तारापुर जो है यह आणविक शक्ति केंद्र के लिए जाना जाता है। और भारत में 1969 में प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ खोला गया था? भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर 1969 में तारापुर में ही खोला गया था, तारापुर में। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु विभाग की स्थापना कब किया था? तो 1954 में, जबकि होमी जहांगीर भाभा को परमाणु अनुसंधान का जनक माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। क्या होगा? बुलर झील। यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या? बुलर झील। लोनार झील जो है यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील क्या है? महाराष्ट्र में है। और पुलिकट झील यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। और लोकटक झील है यह जो मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? यह होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है यह क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। और देखिए, क्षोभ मंडल में एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्षोभ मंडल में क्या क्या घटना होता है? तो मेघ, वर्षा, आंधी, तूफान, वज्रपात, ये सारी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होता है। इसके अलावा ओजोन मंडल का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन मंडल में O3 ओजोन नामक गैस पाया जाता है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें रक्षा करता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, और समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान जो उड़ते हैं यह समताप मंडल में उड़ते हैं। और आयन मंडल में रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसका तरंगदैर्घ्य, इसका जो वेव होता है वह आयन मंडल से ही टकराकर पृथ्वी पर आता है रेडियो संचार के लिए। अगला है, निम्नलिखित वायुदाब केंद्र कहाँ है? निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रवात। देखिए, चक्रवात में निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है और इसमें हवा बाहर से अंदर की ओर आता है। चक्रवात में हवा जो है यह बाहर से अंदर की ओर आता है घूमते हुए, जबकि प्रति चक्रवात में क्या होता है? इसका उल्टा होता है, हवा अंदर से बाहर की ओर जाता है। अगला है, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? यह होगा हरिकेन। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोलड्रम जो है किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में है। अगला है, फेरल का नियम किससे संबंधित है? यह होगा वायु संचार से। फेरल का नियम जो है वायु संचार से संबंधित है। समुद्री मील की दूरी क्या होता है? नॉट। इसे नॉट में मापा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना
किस देश के संविधान से लिया गया है? यह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है और यह आर्टिकल 137 में उपस्थित है, आर्टिकल 137 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? यह होगा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा का। जबकि नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है, पर्यावरण का संरक्षण है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? यह होगा सभी मतों का समान मूल्य, यह नहीं है। इसके अलावा गुप्त मतदान यह है, एकल संक्रमणीय मत यह है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यह क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में यह सब सम्मिलित है। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में हुआ था? द्वैध शासन का प्रावधान जो था यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? एक सेकंड, द्वैध शासन जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम में आया था और पृथक निर्वाचन 1919 में आया था। पृथक निर्वाचन कौन लाया था? लॉर्ड मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो ने 1919 में पृथक निर्वाचन की अवधारणा लाया था। नेक्स्ट है, संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को बनने में कुल कितना दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची क्या है? पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची क्या है? यह होगा 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों को जो सुपुर्द विषयों की अनुसूची है 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के विषय के बारे में है। और देखिए पंचायतों को कुल कितने विषय में यह कानून बना सकता है? 29 विषय में। पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है यह क्या है? एक न्यायिक सलाहकार है। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार है। एक न्यायिक सलाहकार है। सॉरी, संविधान को बनने में 2 वर्ष से 11 महीना 17 दिन लगे थे। जबकि जो महाभारत का युद्ध था यह कुल 18 दिनों तक चला था। यह क्वेश्चन पूछा था स्टैटिक में कि जो महाभारत का युद्ध है यह कितने दिन तक चला था? तो कुल 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट है, अगला है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह होगा आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति करता है क्या? वित्त आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? यह होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि रामल्लू जी वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे और यह 56 दिनों तक भूख हड़ताल किए थे और इनका मृत्यु हो गया था। तो यह कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश के थे। और इसमें रामल्लू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और 1 अक्टूबर 1953 को अंततः आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर गठन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? यह होगा गोवा। 30 मई 1887 को यह पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो गया और गोवा यह मुक्त कब हुआ था? 1961 में पुर्तगालियों से। इसके अलावा सिक्किम जो है 22वां राज्य कब बना है? 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना है। और जो मिजोरम है यह 23वां राज्य बना है कब? 1987 में भी। और अरुणाचल प्रदेश 24वां बना है कब? 1987 में। जबकि 25वां राज्य कौन बना है? गोवा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1971 में। अगला है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, यह किसने दिया गया है? स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। देखिए कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा कब? जब वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। और नागरिकता का उल्लेख कितना में है? भाग 2 से आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागरिकता समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समानता। यह नागरिकता जो है भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? तो कानून के समक्ष समानता। नागरिकता समता का आशय क्या है?
कानून के समक्ष समानता, यह आर्टिकल 14 में है। अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से कौन सा विवेक संबंध प्रतिबंध लगा सकता है? क्या होगा? संसद। जबकि भारत का जो मौलिक अधिकार है यह भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में लिखित है। और आपातकाल लगने के बाद भी कौन कौन से आर्टिकल हैं जो निलंबित कभी नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ये देखिए आर्टिकल 63 के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। और यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा क्या होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। और यह भारत के जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल 64 एवं 89 के तहत। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल 64 एवं 89 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻23 जूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अयोही चालक है। अयोही चालक ओही चालक क्या है? कांस्टेंट या नियत। अगला है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है क्या? दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? यह होगा आवेश की मात्रा का। एम्पियर घंटा जो है यह आवेश की मात्रा का क्या है? मात्रक है। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट जो है किसी संकाय का ताप स्थिर रखने के लिए उपकरण। किसी संकाय का ताप स्थिर रखने के लिए क्या है? उपकरण है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो होगा आइंस्टीन ने। E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? क्या होगा? साइरस। सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइरस है। जबकि सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा क्या है? तो वह सूर्य होगा। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है कितना? 28 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है? 28 किलोमीटर पर मिनट। अगला है, 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल्य ऊर्जा जो है यह किस क्रम में होती है? 10⁻17 जूल। नेक्स्ट है, यूरेनियम 238 परमाणु में होते हैं 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन एवं 92 इलेक्ट्रॉन। देखिए 92 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होता है? 92 ही होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन कितना होता है? 146 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है, कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना होता है जिसके लिए समान होता है क्या? प्रोटॉनों की संख्या। कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना होता है जिनके लिए समान होता है क्या? प्रोटॉनों की संख्या। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मी को उत्पन्न किया था? यह होगा हेनरी बैकुरल ने। कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किसने किया था? हेनरी बैकुरल। अगला है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? देखिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का मात्रा क्या होता है? W होता है। वोल्फ्राम टंगस्टन। इसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का जो गलनांक होता है यह 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। अगला है, यूरेनियम 232 में 92U238 में नाभिक में नहीं होता है क्या? 92 न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अगला है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह होगा क्या? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। नाभिक की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? हेनरी रदरफोर्ड ने। हेनरी रदरफोर्ड ने। वह कौन सा नोबेल गैस कहलाती है? वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है कौन सा है? हीलियम। हीलियम क्या है? एक नोबेल गैस है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हंसाने वाली गैस से कहते हैं।
गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यह क्या होगा? मीथेन होगा। गोबर गैस में जो है मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? देखिए, डीपीटी का टीका जो है यह किस रोग के लिए रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, टिटनस और परटूसिस। डिप्थीरिया, परटूसिस या टिटनस, या इसे और क्या कहते हैं? कुकुर खांसी, डिप्थीरिया या टिटनस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग है कौन सा होगा? एड्स क्या है? एड्स जो है वायरस से होता है। अब देखिए, एड्स जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को क्या कहते हैं? एड्स परीक्षण के लिए जो टेस्ट किया जाता है यह होता है एलिसा टेस्ट। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है कैरोटिड लेबरिथम का कार्य होता है क्या? यह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अमीबा गति करता है किसमें? अस्यूडोपोडिया के द्वारा, पदार्थों अस्यूडोपोडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्या है? कम वर्षा। देखिए, रेगिस्तान में वन रोपने में जो बाधा सबसे बड़ा है क्या होता है? कम वर्षा, वहां पानी कम पड़ता है। नेक्स्ट है, दालचीनी के पेड़ किस भाग से गति कहता है? दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से गति करता है? क्या होता है? छाल से। ये क्वेश्चन आप पूछता है कि लौंग जो है यह किससे प्राप्त होता है? तो यह पुष्प की कली से होता है। लौंग जो है पुष्प की कली से उत्पादन होता है। इसका तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड क्या होता है? निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या है? देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है यह कान में पाई जाती है। स्टेपिज इसका नाम हुआ, स्टेपिज। जबकि शरीर का सबसे बृहत्तम या बड़ा हड्डी फीमर है जो कि जांघ में है। फीमर हड्डी कहाँ है? जांघ में है। और यह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कहलाता है। जबकि सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? स्टेपिज है। और यह कान में है। कान में कुल कितने हड्डी होते हैं? 6 हड्डी होते हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। चेहरा में कुल कितने हड्डी होते हैं? 14 होते हैं। चेहरा में 14, खोपड़ी में 8। नेक्स्ट है, पोषणों का वायुमंडल। अगला, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जानते हैं, स्टेपिज हो गया। पोषणों का वायुमंडल में जिन सूक्ष्म जीवों की सहायता से चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं? अपघटक होता है। देखिए, पोषकों का वायुमंडल में जिन सूक्ष्म जीवों द्वारा सहायता से चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? यह होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह हार्मोन निर्माण से संबंधित है। कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दोस्तों, सेट नंबर 3 हम पूरा कंप्लीट कर चुका है। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर करने जरूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।